थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ऑटोमेटा भी कहते हैं इसको, ऑटोमेटन भी यही चीज है। इसी तरह से अगर हम इस कोर्स के हवाले से बात करें ना, तो मैं दूसरी क्लास को भी बता रहा था कि इस कोर्स के मुख्तलिफ टाइटल्स हैं। इस कोर्स के मुख्तलिफ टाइटल्स जो है ना होते हैं, जैसे इसको कंप्यूटर थ्योरी भी कहा जाता है। इसी कोर्स का नाम कंप्यूटर थ्योरी भी है, या थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है इसको। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के नाम से भी ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा दोनों टोटली सेम चीज़ें हैं, दोनों टोटली सेम चीज़ें हैं। इसी तरह कंप्यूटर थ्योरी भी, और मैंने आपको बता चुका ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से भी इसका जो है ना टाइटल होता है। तो ये सब कुछ सेम है। आखिर है क्या, जैसे भी इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ पे मॉडल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग मॉडल्स को स्टडी करते हैं। मॉडल से क्या मुराद है, जैसे टाइटल देखिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। कंप्यूटर साइंस जो है ना, प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम चलाना, एरर्स फाइंड करना, उसको सॉल्व करना, बग्स निकालना, इससे बढ़ के भी है। कंप्यूटर साइंस इससे बढ़ के भी है। तो कोई भी प्रोग्राम वो आखिर चल कैसे रहा है, वो किस मॉडल पे बेस कर रहा है। या फिर अगर आप देखें, आपने एल्गोरिदम्स पढ़ा, आपने मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को स्टडी किया, उन एल्गोरिदम्स के प्रूफ्स, वो एल्गोरिदम ऐसे तो नहीं बन के ना कि किसी को ख्वाब में आया और उसने लिख दिया और वो प्रूफ हो गया। कोई एल्गोरिदम है, किसी ने कोई वर्किंग की, स्टडी किया, और उसके बाद उसको उसने प्रूफ किया। हो सकता है उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके प्रूफ किया हो, या हो सकता है कि उसने इसको किसी मॉडल की मदद से इम्प्लीमेंट किया हो या प्रूफ किया हो। तो वो मॉडल, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं, या उसका कोई हाइपोथेटिकल मॉडल भी हो सकता है। उसने बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फार्मूलाज उसको प्रूफ किया हो, या उसने इसको किसी जो है ना मॉडल, हाइपोथेटिकल मॉडल बनाया हो किसी मशीन का, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ना की हो, तो उसकी मदद से इसने इसको प्रूव किया हो। ये चीज आपकी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आती है। प्लस इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज कि आप किसी भी मशीन को स्टडी करना चाहते हो, चलो कंप्यूटर को स्टडी करना चाहते हो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, क्या ख्याल है? जी सर। हम सब डेफिनेशन में ये बात देखते हैं कि जी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन को स्टडी करना चाहते हैं, तो या इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हम ये काम नहीं कर सकते। एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, ये हमारे डोमेन में नहीं आता। जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, असल में तो ये उनका काम है। कंप्यूटर इंजीनियर्स ये चीज बनाए। तो लेकिन हम इसको अगर स्टडी करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि विदाउट गोइंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मशीन, उसकी डिटेल्स में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाए बिना, हम उसके इक्विवेलेंट, हम कंप्यूटर की तरह काम करने वाले, यानी कि कंप्यूटर की के इक्विवेलेंट एक मॉडल बनाते हैं, एक हाइपोथेटिकल मॉडल बनाते हैं जो आप के कंप्यूटर की तरह काम करे, और फिर उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम एज ए बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, हम कंप्यूटर को स्टडी कर पाते हैं, उसकी डिटेल्स को स्टडी कर पाते हैं, उसके हार्डवेयर डिटेल्स को जाने बिना। कंप्यूटर कैसे बना, क्या सर्किट्स लगे, कहाँ सीपीयू कैसे बना, मदरबोर्ड किस चीज से बना है, फलानी चिप लगी है इसमें, ये चीज लगी है, हम नहीं जान सकते इस चीज को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का काम है।
कंप्यूटर इंजीनियर्स का काम है, लेकिन हम उसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की मदद से स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह दुनिया का कोई भी एग्जिस्टिंग मॉडल, कोई भी एग्जिस्टिंग चीज, कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम जिसमें हम नहीं जा सकते या जिसको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते या जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उस सिस्टम को हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की मदद से उसको सारा का सारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी वर्किंग, उसका फ्लो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक सिस्टम में एंटर हुए बिना उस सिस्टम की फीचर्स को हम लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की मदद से। बहुत बेसिक सी बात है। आप लोग एटीएम मशीन देखते होगे, यूज करते होगे। क्यों एटीएम मशीन एक आम कंप्यूटर की तरह बिहेव नहीं करता, या क्यों हमारा आम लैपटॉप या आम कंप्यूटर एक एटीएम के तौर पे काम नहीं करता? बहुत क्लियर से इसका रीजन है कि मशीन को उसके हिसाब से प्रोग्राम किया गया है, मशीन को उसके हिसाब से बनाया गया है। एक एटीएम मशीन को क्या क्या काम करने चाहिए, ये चीजें डिफाइन होती हैं, ये चीजें बनाई जाती हैं, इसके जो है ना एक्शंस डिफाइन किए जाते हैं एटीएम मशीन को इंप्लीमेंट करने से पहले। तो वो तमाम चीजें, वो तमाम एक्शंस जो डिफाइन किए जाते हैं, वो एक्चुअली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में डिफाइन किए जाते हैं। वो तमाम चीजें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में डिफाइन की जाती हैं कि ये अभी ये स्क्रीन होगी, फिर ये इसके बाद ये एक्शन परफॉर्म होगा, फिर ये होगा, मतलब तमाम स्टेट्स उसकी डिफाइन की जाती हैं। स्टेट्स क्या होती हैं भी हम आगे जाके थोड़ा इसको मजीद स्टडी करेंगे। इसलिए इस लिहाज से इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है कि कोई भी वर्किंग मॉडल, कोई भी जो है ना वर्किंग सिस्टम जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का सहारा लेते हैं। अगर आप नाम ही देखो ना, सारी की सारी कंप्यूटेशन की थ्योरी, आखिर ये कंप्यूटेशन हो कैसे रही है, ये प्रोसेसिंग किन बेसिस पे हो रही है, प्रोसेसिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, किन चीजों पे हो सकती है, किन पे नहीं हो सकती, सिस्टम की लिमिटेशन क्या है, सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या क्या होगा। सादा अल्फाज में जो इनपुट लेके प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आती है, वो तमाम का तमाम प्रोसेस डिफाइन करना, वो तमाम का तमाम प्रोसेस डिफाइन करके रिफाइन करना, वो तमाम का तमाम प्रोसेस एक सिस्टम का बिहेवियर उससे शो करना, ये आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की कैटेगरी में आता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की कैटेगरी में आता है। यहाँ इंट्रोडक्शन के हवाले से कोई डाउट क्लास तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं। कोई एम्बिग्विटी हो ज़हन में? सर थोड़ा सा ब्रीफ फिर बता दें, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल ज्वाइन किया, मैं शो नहीं हो रही थी क्लास पहले। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, मैं अभी इनको ये बता रहा था कि कोई भी सिस्टम है, आप उसको कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा सिस्टम है, कोई भी मशीन है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को जानना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है। आप उस मशीन या उस सिस्टम की तमाम वर्किंग को अंडरस्टैंड अगर करना चाहते हो, तो आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की मदद से करना होगा। आपको एक मशीन या सिस्टम की लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करना है, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, उसके फीचर्स को अंडरस्टैंड करना है, उसकी कैपेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना है। तो आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की मदद से अंडरस्टैंड करते हो। आप एक नया नया मशीन बनाते हो या एग्जिस्टिंग मशीन को अंडरस्टैंड करते हो, ये सारे काम आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बेसिस पे करते हो। प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है, कंपाइलर चल रहे हैं,
कंपाइलर एरर शो कर रहा है, कंपाइलर ट्रांसलेट कर रहा है आपके कोड को इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज में, आपका प्रोग्राम आउटपुट शो कर रहे, जो काम उससे कहे जा रहे हैं वो कर रहे। ये सारे काम हो कैसे रहे हैं? वो कर तो रहा है। आप भी कंपाइलर्स हम सब यूज कर लेते हैं, हमने भी टीम्स यूज कर लिया, आके ये हो कैसे रहा है? इसकी कंप्यूटेशन की थ्योरी क्या है, फिलॉसफी क्या है, आखिर किन रूल्स के मुताबिक ये करेक्ट या इनकरेक्ट है, किन रूल्स के मुताबिक ये एग्जीक्यूट कर रहा है, इसके क्या क्या पॉसिबल बिहेवियर्स हो सकते हैं। इन तमाम बातों को अंडरस्टैंड करना है अगर, तो हम करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की मदद से। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है सर। आप एलिवेटर में बैठते हो, जाते हो, लिफ्ट में जाते हो, या इलेक्ट्रिक स्टेयर्स पे जाते हो, या एटीएम मशीन पे जाते हो, या कार या बाइक पे जा रहे हो और ट्रैफिक आप जो है ना चौक पे हो और वहां पे सिग्नल मौजूद है, वो सिग्नल रेड येलो ग्रीन इस तरह से जो है ना शो करता है। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम चीजों में अगर आप देखो तो बड़ा क्लियरली डिफाइंड होता है कि अब के बाद क्या होना है, ये शुरू कहां से होंगे, ये किस तरह से चलेंगे, और इनका एंड कैसे होगा, या एंड नहीं हो रहा तो ये किस तरह से कंसिस्टेंटली चलते चले जा रहे हैं। ये तमाम चीजें डिफाइन जहां होती हैं, ये होती हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। इनको बनाने वाले ने पहले इनके मॉडल्स बनाए थे, इनके बनाने वाले ने इनकी पहले एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स बनाई थी। मैं बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स क्या है। मैंने इंट्रो में भी इस पर बात की थी कि कंप्यूटर की वर्किंग अंडरस्टैंड करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिटेल्स में नहीं जा सकते, इसके इक्विवेलेंट एक हाइपोथेटिकल मशीन बनाते हो, एक मॉडल बनाते हो, एक जो है ना मशीन बनाते हो जो कंप्यूटर के इक्विवेलेंट होती है, कंप्यूटर की तरह इनपुट ले, कंप्यूटर की तरह आउटपुट करे, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है। तो आप एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स बनाते हो और जो है ना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हो, फिर उसको डिफाइन करते हो। इस तरह से आपके पास इस तरह की मशीन्स या इस तरह के सिस्टम्स बनते हैं। तो इस कोर्स का मकसद इन सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना या इस तरह के नए सिस्टम्स प्रपोज करना। इसके मुख्तलिफ नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑटोमेटा के नाम से भी है, कंप्यूटेशन के नाम से भी आता है, कंप्यूटर की थ्योरी के नाम से भी आता है। और सबसे बड़ी बात कि इस कोर्स को सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके पास एक कोर्स आएगा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट सेमेस्टर में। कंपाइलर वो स्टूडेंट बिल्कुल शुरू भी नहीं कर सकता जिसको ऑटोमेटा के बारे में नहीं पता, क्योंकि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन शुरू ही ऑटोमेटा से होता है। यानी कि आपने ये प्रोग्रामिंग की मुख्तलिफ कंपाइलर्स यूज़ किए, तो वो कंपाइलर बने ही ऑटोमेटा की बेस पे होते हैं। वो सारे के सारे कंपाइलर्स आपके ऑटोमेटा की बेसिस पे, ऑटोमेटा की बेसिस पे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो उस कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट करना या उस कंपाइलर को अंडरस्टैंड करना तभी पॉसिबल होगा जब आपको ऑटोमेटा आता है, जब आपको ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करना आते हैं। इसलिए इस कोर्स को जो है ना अंडरस्टैंड करना कंपाइलर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। प्लस जो लोग आप में से आगे मज़ीद पढ़ना चाहते होंगे उनके लिए भी, एमएस करना चाहता है कोई, तो एमएस में ये कोर्स दोबारा कोर के तौर पे आएगा। या होपफुली आप में से अगर कोई पीएचडी की तरफ जाता है तो पीएचडी अगर सीएस में करना चाहते हो
तो एडमिशन के लिए लाजमी है कि आपने ऑटोमेटा पढ़ा हो पहले, एमएस में बीएस में आपने ऑटोमेटा पढ़ा हो, तभी आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हो कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और भी इसकी कई चीज़ें हैं, कई एप्लीकेशंस हैं। अभी इतनों के साथ आगे स्टार्ट करते हैं ताकि जो है ना कोर्स को हम बाकायदा स्टार्ट कर सकें। कोई डाउट यहाँ तक हो तो पूछ लें, अदरवाइज स्टार्ट करें हम लोग। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। जी सर। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। नॉर्मली कंप्यूटेशन कैसे होती है? आपके पास सीपीयू इंस्ट्रक्शंस उठाता है 1 बाय 1 फ्रॉम द मेमोरी में हम सब जानते हैं कि रेडी क्यू मेंटेन किया जा रहा होता है, और रेडी क्यू में से एक एक करके इंस्ट्रक्शन आती है सीपीयू के पास। सीपीयू करता है उसे एग्जीक्यूट और वापस डालता है मेमोरी के अंदर, फिर उठाता है अगली इंस्ट्रक्शन, और इस तरह से ये साइकिल, इस तरह से ये मशीन साइकिल आपका नॉर्मली चलता रहता है। तो फिर ऑटोमेटा यहाँ पर कहाँ पे है? ऑटोमेटा कहाँ पे है? अब इसको जरा देखिएगा। आपके पास इनपुट आई सीपीयू के पास, सीपीयू ने हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दी, लेकिन आखिर सीपीयू ने हमें जो आउटपुट प्रोवाइड की है वो किन बेसिस पे प्रोवाइड की है? हमें जो उसने आउटपुट प्रोवाइड की है वो आखिर किस लॉजिक के तहत प्रोवाइड की है? आखिर क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या फॉर्मूला उसने इंप्लीमेंट किया है, किस तरह से उसने आउटपुट कैलकुलेट की है? वो जो कैलकुलेशन उसने परफॉर्म की है वो चीज कहलाती है प्रोग्राम मेमोरी। उसको कहते हैं प्रोग्राम मेमोरी। ठीक हो गया। जब हम इनपुट करते हैं तो जो आपके प्रोग्राम का लॉजिक है, जो कंप्यूटेशन जिस बेसिस पे करनी है आपने, वो यानी कि प्रोग्राम मेमोरी भी आपके सीपीयू में लोड किया जाता है। यकीनी सी बात है, सॉरी जब आप इनपुट करते हो तो इनपुट जब कर रहे होते हो तो डेफिनेटली उस टाइम प्रोग्राम चल रहा होता है। मैं इस टाइम अगर अपना माइक म्यूट या अनम्यूट करता हूं तो ये मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऑलरेडी लोडेड होगा, ऑलरेडी चल रहा होगा। मैं अगर आपको कॉल मिलाना चाहता हूं तो तभी हो सकेगा जब मैं टीम्स में लॉग इन हूंगा। तो ये सारी चीजें, यानी कि मैं अगर इनपुट देना चाहता हूं तो पहले से प्रोग्राम मेमोरी आपके सीपीयू में लाजमी सी बात है लोडेड होगी। इनपुट मैं आपको कॉल करना चाहता हूं तो टीम्स प्रोग्राम मेमोरी पहले से मेमोरी में मौजूद, सीपीयू में पहले से मौजूद होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है कि प्रोग्राम मेमोरी यानी कि लॉजिक सीपीयू में लोडेड होता है और इनपुट आती है, और सीपीयू जो है ना उस इनपुट पे प्रोग्राम मेमोरी के मुताबिक लॉजिक परफॉर्म करके आउटपुट हमें दे देता है। फिर सवाल ये कि टेम्परेरी मेमोरी कहाँ है? टेम्परेरी मेमोरी कहाँ है? तो आपने इनपुट की सीपीयू के पास, प्रोग्राम मेमोरी ने जो लोड किया हुआ है, ये जो आप, मैं आगे डायग्राम में भी दिखा रहता हूँ, जो आपकी इनपुट है वो जब प्रोग्राम मेमोरी के हवाले की जाती है ना, तो ये कंप्यूटेशन सारी टेम्परेरी मेमोरी में की जा रही होती है, और ये रिजल्ट कंप्यूट करके सीपीयू के हवाले करता है, और सीपीयू रिस्पांस में आउटपुट हमें शो कर देता है। क्या मतलब है इस सारी कहानी का, ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एफ ऑफ एक्स कंप्यूट करना है जो कि एक्स क्यूब के बराबर है। हमें पता है यहां पर एक्स इनपुट है और हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, एक्स का क्यूब। तो हमें इसका पहले लॉजिक बिल्ड करना है कि एक्स क्यूब कंप्यूट कैसे होता है। हम सबको पता है एक्स का एक्स से स्क्वायर लो, तो उस स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। क्या ख्याल है, ये लॉजिक है ना इसका कि ये इस तरह से कंप्यूट हो रहा है। ये चीज जी सर। डिफाइन, हाँ ये चीज डिफाइन होती है
प्रोग्राम मेमोरी के अंदर, प्रोग्राम मेमोरी में डिफाइन होती है। और अब देखिएगा काम कैसे करेगा। जब नेक्स्ट स्लाइड पे अभी हम आएंगे, आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी अभी। फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू 2 देना चाहते हैं, 2 को एज एन इनपुट देना चाहते हैं, तो सीपीयू के पास हमारी वैल्यू, ये x की वैल्यू इनपुट चली जाएगी। यहां ये डिफाइन हुआ है कि भाई जो x की वैल्यू हो वो उसी से दोबारा मल्टीप्लाई हो, और जब स्क्वायर हो जाए तो उस स्क्वायर को दोबारा उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ये प्रोग्राम मेमोरी में मौजूद है। अच्छा, अब x की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। अब जो इसकी इनपुट आएगी वो अपने हवाले कर दी टेम्परेरी मेमोरी के, टेम्परेरी मेमोरी के हवाले कर दी। टेम्परेरी मेमोरी एक्शन परफॉर्म कर रही है प्रोग्राम मेमोरी के हिसाब से। जो प्रोग्राम मेमोरी ने लॉजिक, जो आपकी प्रोग्राम मेमोरी ने लॉजिक डिफाइन किया हुआ है, वो लॉजिक, वो एक्शन परफॉर्म कर रही है यूजर की दी गई इनपुट के ऊपर। ये देखें, वही लॉजिक परफॉर्म हो रहा है, वही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं जो यूजर ने इनपुट दी है उसके ऊपर। कहां पे, टेम्परेरी मेमोरी में। दैट्स इट। इसका मकसद सादा अल्फाज में ये है, आप कल को 2 की जगह 4 कर दो तो 4 के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा टेम्परेरी मेमोरी के अंदर, बेस्ड ऑन द लॉजिक प्रोवाइडेड इन प्रोग्राम मेमोरी, बेस्ड ऑन द लॉजिक, बेस्ड ऑन द जो है ना इंस्ट्रक्शंस डिफाइंड इन द प्रोग्राम मेमोरी। वो टास्क एक्चुअली परफॉर्म हो रहा होगा टेम्परेरी मेमोरी के अंदर, और टास्क परफॉर्म होके हवाले होगा सीपीयू के, और सीपीयू फर्दर इसे आउटपुट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, यही काम हो रहा होगा कि हमने एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह 2 इनपुट किया, सीपीयू के हवाले किया, इसने किया प्रोग्राम मेमोरी को लोड। प्रोग्राम मेमोरी को ये इनपुट दी हमने, ये जब इसको इनपुट दी जाती है तो ये इनपुट इसके हवाले होती है टेम्परेरी मेमोरी के अंदर, वहां जाके ये कंप्यूटेशन होती है और वापस हमारे पास रिजल्ट आता है सीपीयू में, और ये आउटपुट हमें शो हो जाती है। तो नॉर्मली हमारी कंप्यूटेशन ऐसे परफॉर्म हो रही होती है, नॉर्मली हमारी कंप्यूटेशन ऐसे परफॉर्म हो रही होती है। ये सब बताने का मकसद आपको ऑटोमेटा की तरफ लेके आना है। आप लोगों ने डायग्राम भी देख ली होगी कि सीपीयू और प्रोग्राम मेमोरी को कंबाइन कर दें तो ये चीज कहलाती है ऑटोमेटन। इसको ऑटोमेटा भी कहते हैं, इसको मॉडल भी कहते हैं, और इसी को मशीन भी कहते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ ऑथर्स मुख्तलिफ नाम यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने तीनों कह दिए, ऑटोमेटन, मशीन या मॉडल। ये चीजें ना क्लास साथ साथ लाजमी बनाते रहिएगा, तभी ये चीजें आपको फर्दर आगे जाके कंप्यूटेशन समझ आएंगी, मॉडल समझ आएंगे। देखने से बिल्कुल नहीं आएंगे, इनको प्रैक्टिस साथ साथ लाजमी कीजिएगा। सीपीयू और प्रोग्राम मेमोरी को कंबाइन कर दें तो ये चीज कहलाती है ऑटोमेटन, यानी कि मॉडल। इनपुट और आउटपुट को इनपुट दी जाती है, आउटपुट ये रिस्पॉन्स में देता है। इसको सपोर्ट करती है टेम्परेरी मेमोरी, इसको सपोर्ट करती है टेम्परेरी मेमोरी। ये मॉडल बहुत जरूरी, इसको बना ले ताकि फिर आगे आने वाला जो 3 टॉपिक्स हैं आपको इससे समझ आएंगे कि किस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स बनती हैं, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स बनते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टेम्परेरी मेमोरी, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टेम्परेरी मेमोरी किस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स बनते हैं। सर ये ऑटोमेटन जो आपने बताया है,
सर ये सिर्फ सीपीयू और प्रोग्राम मेमोरी के लिंक को सिर्फ कहेंगे, या फिर सर इसमें वो जो टेम्परेरी मेमोरी और इनपुट आउटपुट सब कुछ हो रहा है ये सारा मिला के ये बनता है ऑटोमेटन? बिल्कुल, ऑटोमेटन बनेगा सिर्फ इन दो चीजों पे, सीपीयू और मेमोरी पे। ठीक है, इसको ऐसा ट्रेन किया जाएगा, ऐसा बनाया जाएगा कि जो इनपुट ले रहे ये इनपुट ले सके, और उस इनपुट को अगर उसने टेम्परेरी मेमोरी के हवाले करना है तो उसके हवाले करे, उससे वापस रिस्पांस लेना है तो रिस्पांस ले, और यूजर को वापस आउटपुट भी कर सके। तो ऑटोमेटन बेसिकली इन दो चीजों का ही मजमूआ है, सीपीयू, प्रोग्राम मेमोरी। लेकिन ऐसा ऑटोमेटन होना चाहिए जो इनपुट आउटपुट भी कर सके और टेम्परेरी मेमोरी के साथ भी कोलैबोरेट कर सके। ओके सर। ठीक हो गया। प्लस कोई और क्वेश्चन यहां तक तो मोस्ट वेलकम। सर इन शॉर्ट मतलब ये जो टेम्परेरी मेमोरी इनपुट और आउटपुट हैं ये इसके फंक्शंस हैं जो बीच में परफॉर्म होंगे सीपीयू और प्रोग्राम मेमोरी के, वो जो भी हमने चीज़ एग्जीक्यूट करनी है उसमें, और ये मिला के ऑटोमेटन बन जाता है। ये ऑटोमेटन बन जाता है, और ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये जिसके साथ इसने कोलैबोरेट करना है। ओके सर। हाँ, इसके बिहेवियर क्या होगा, यानी कि सादा अल्फाज में प्रोग्राम मेमोरी में हम इसका लॉजिक क्या होगा, वो आगे डिफरेंट तरह से वेरी करेगा, कि किसी के लिए किसी और तरह, किसी और के लिए किसी और तरह। मगर ये कि ऑटोमेटन इन दो चीज़ों पे है। हाँ, अब एक चीज़ चेंज करेगी। अच्छा नहीं, पहले इसने कुछ और बताया ऑटोमेटन। अब देखें, ऑटोमेटन में जो मैंने आपसे बात की प्रोग्राम में मेमोरी, वो यही चीज़ है। आप एक्चुअली स्टेट्स डिफाइन करते हो, और उन स्टेट्स के बीच में जो मूवमेंट है बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि ट्रांजिशन परफॉर्म करते, डिफाइन करते हो। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद नाम सुना होगा स्टेट्स का। स्टेट होती है, स्टेट को हालत कहते हैं ना। प्रोसेस एक स्टेट में, फिर वो किसी और स्टेट में जाता है किसी वजह से, फिर वो किसी और, जैसे आप सिग्नल की बात कर लो, तो रेड लाइट, लेट सपोज 60 सेकंड के लिए, 60 सेकंड बाद 1 सेकंड के लिए येलो लाइट, स्टेट बदल गई। फिर 1 सेकंड बाद ग्रीन लाइट, स्टेट बदल गई। लेट सपोज 15 सेकंड्स के लिए, 15 सेकंड्स बाद ग्रीन वापस हुई येलो 1 सेकंड के लिए, फिर वापस हुई रेड 60 सेकंड्स के लिए। तो आपके सामने इसने तीन हालतें बदली हैं, रेड में था तो येलो में, फिर ग्रीन, फिर वापस रिवर्स आया। तो आपने एक्चुअली क्या डिफाइन किया? स्टेट्स। यहां आपने क्या कहा था? इतना टाइम गुजरे तो ये स्टेट कर देना, इतना टाइम गुजरे तो ये स्टेट कर देना। तो आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव किया, मींस कि आपने ट्रांजिशन परफॉर्म की, आपने ट्रांजिशन परफॉर्म की। ये स्टेट्स को डिफाइन करना असल में ऑटोमेटन है। सिस्टम के बिहेवियर को डिफाइन करना असल में ऑटोमेटन है। एटीएम मशीन पे कार्ड इंसर्ट किया, एक स्क्रीन आई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया। भाई पासवर्ड डालो, पासवर्ड करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। इनकरेक्ट डाला, किसी और स्टेट में चला गया, कि वो कह रहे नहीं नहीं भाई कार्ड वापस ले लो। करेक्ट पासवर्ड डाला, किसी और स्टेट में चला गया। अच्छा ठीक है भाई, क्या करना है? आपने कहा इतने सारे ऑप्शंस में से आपने जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे वो उस स्टेट में चला जाएगा। आपने कहा भाई मैंने बिल जमा कराना है, आपने उस पर क्लिक किया, अलग स्टेट आ गई। अच्छा भाई किस चीज का बिल जमा कराना है? ठीक है, तो आप ये बिल फिर सही से जमा होगा या सही जमा नहीं होगा, बिल नंबर सही डाला, अमाउंट सही डाली, अमाउंट सही डाल दी, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है इतने, तो फिर एक अलग स्टेट। यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
एक मशीन किस किस हालत में जा सकता है और उस हालत में जाके, उस स्टेट में जाके उसने क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने, ये चीज डिफाइन करना, इसको कहते हैं ऑटोमेटन। इसको कहते हैं कि आपने मशीन बिल्ड की है, आप एक्चुअली उसकी स्टेट्स को डिफाइन कर रहे होते हो, जिससे आप उसका पॉसिबल बिहेवियर असल में डिफाइन करते हो। कोई डाउट क्लासेस में? ये था असल ऑटोमेटन। नो सर। ठीक हो गया। प्लस ये कोर्स ऐसा है, इसमें आप लोग साथ साथ इन्वॉल्व रहोगे तो ये काम जल्दी और बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज मुझे एक ही चीज बार बार जब कहनी पड़ेगी तो फिर एट टाइम्स ना वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। स्टेट्स को डिफाइन करना ऑटोमेटन है। कोई भी चीज जो ऑटोमेटिकली काम करे, सेल्फ कंट्रोल्ड हो, वो चीज ऑटो। अब देखें ना, आपने स्टेट्स डिफाइन कर दी, अब उसने उन स्टेट्स के मुताबिक काम करना है, दैट्स इट। एटीएम चलाने वाला कोई शख्स पीछे बैठा नहीं होता जो एटीएम पे काम कर रहा है। आप लिफ्ट पे जाते हो, एलिवेटर पे जाते हो, एलिवेटर कंट्रोल खुद ब खुद हो रही होती है, बनाने वालों ने बना के उसे प्रोग्राम करके रख दिया। अब उसको चलाने वाला कोई इंसान नहीं है कि आप लिफ्ट में गए तो आपको एक बंदा पहले से सेकंड फ्लोर पे ले जाता, नहीं। वो लिफ्ट, वो एलिवेटर और अपने बिहाफ पे खुद काम कर रही है, जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स होती हैं। जी जी सर, ये जो ड्रोन होता है सर, इसको हम रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं, तो सर ये भी ऑटोमेटा में आएगा? रिमोट कंट्रोल जो आपका ड्रोन है वो ऑटोमेटा में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सर जी वो नहीं आता है, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें वो खुद तो आप को खुद सेंस कंट्रोल करने कर की सलाहियत नहीं है। ऐसी चीज़ ऑटोमेटा में आती है, ऐसी चीज़ ऑटोमेटा में आ सकती है जिसमें एक से दूसरी स्टेट में या एक से दूसरी जगह जाने में सलाहियत हो। ड्रोन तो बस रुका रहता है, उसको हम बताते हैं कि जाओ इस तरह जाओ तो इस तरह जाओ, इधर बैठो तो ये करो, वो तो हम बताते हैं। जो लिफ्ट है वो हम नहीं बताते कि कैसे जाओ, कितनी स्पीड से जाओ, वो ऑटोमेटिकली खुद जाता है, खुद रुकता है। कोई फॉल्ट आता है तो क्या रिस्पॉन्स देना है, फॉल्ट नहीं आया तो क्या रिस्पॉन्स, वो खुद तय करता है। जैसे कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर आगे करता है, हम नहीं बताते कि कंप्यूटर को ठीक है, वो 2 को पहले जमा कर दो और 2 को माइनस बाद में कर दो। हमारे माइक से शोर बहुत ज्यादा आ रहा है सबगत। अच्छा, क्लियर हुआ? ठीक है सर, वो बात मुझे क्लियर होगी इसकी। बट सर, ड्रोन में भी हम बेशक सर वो अब मूव अराउंड हम कंट्रोल से उसे कर सकते हैं, बट सर उसकी भी मूवमेंट भी सर एक तरह से डिफाइन ही है ना, कि सर हम उसको लेफ्ट लेके जाएं, राइट लेके जाएं, या लेफ्ट राइट पे लेके चले जाएं, तो सर वो भी उसमें नहीं आ जाती सर, कि एक तरह से ये ऑटोमेटिक ही है। कंट्रोल तो हम भी एलिवेटर को ही कर रहे होते हैं सर, हम 2 दबाएंगे वो सेकंड फ्लोर पे चला जाएगा, 3 दबाएंगे वो थर्ड फ्लोर। जी सर, ऑटोमेटिक। तो देखें, ड्रोन को हम कंट्रोल करें ना, डायरेक्शंस दे रहे हैं, तेज जाओ, रुक जाओ, नीचे जाओ, ठीक है। तो अब उसको डायरेक्टली कंट्रोल करने वाला शख्स मौजूद है ना। एलिवेटर आपको खुद लेके जाता है। एलिवेटर को कोई शख्स नहीं बताता कि बैठा हुआ शख्स एलिवेटर को ऊपर नीचे नहीं कर रहा होता। हम बस खुद ब खुद वो डिसाइड करता है। ठीक है सर। अगर इन केस सर हम एक ऐसी चीज बनाते हैं ड्रोन में सर, अगर हम उसको लोकेशन एक दे देते हैं कि फलानी लोकेशन पे तुमने जाना है, और वो ऑटोमेटिकली, उसे हम कंट्रोल नहीं करते, हमने प्रोग्राम उसे किया हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली उस प्लेस पे चला जाए, तो सर ये चीज फिर ऑटोमेटा में आ जाएगी? उस प्लेस पे चला जाए और उसके हिसाब से वो डिसीजंस ले, ऐसा हो तो ये कर देना। प्लेन जब ऑटो पायलट पे जाता है ना तो उसको हम ऑटोमेटा कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हो, मैं इसी तरफ आने लगा था कि अगर वो डिसीजंस लेने के काबिल बनाओ उसको, कि ठीक है आपने भेज दिया, उसके बाद वो खुद ब खुद अपने कोई भी चीज सेल्फ कंट्रोल्ड हो ना, तो वो ऑटोमेटा में आते हैं। और मैं ऑटो पायलट पे आने लगा था। ऑटो पायलट जब प्लेन चला जाता है
तो वो सेल्फ कंट्रोल्ड है। तो बेसिकली वो कोई भी चीज ऑटोमेटिक है। आप सिग्नल्स की बात करो, सिग्नल भी तो देखो मैनुअली कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो मैनुअली नहीं चलते। नॉर्मली उनको उन्होंने ऑटो पे सेट किया होता है टाइमर के हिसाब से, लेकिन आप उसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। मैनुअली करोगे तो ऑटोमेटा नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे खुद ब खुद, तो ऑटोमेटा में है। ऑटो पायलट है, या ड्रोन के अंदर अगर आप उसे चला देते हो और बाद में वो अपने डिसीजन खुद लेता है, कहाँ अटैक करना है कहाँ नहीं करना। जैसे टारगेट अगर उसको नहीं मिलता तो अटैक नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि आप उसको ट्रेन कर रहे हो और वो खुद डिसीजंस ले रहा है, तो वो ऑटोमेटा में आएगा। लेकिन अगर ड्रोन उड़ा के खुद टारगेट सेट करते हो, खुद स्पीड सेट कर रहे हो, खुद वापस बुलाते हो, तो वो ऑटोमेटा में नहीं आएगा। ओके सर, आगे समझ। ठीक हो गया क्लास? कोई डिस्कशन के हवाले से डाउट या कोई और कोई चीज डिस्कस करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ठीक हो गया। अच्छा, कोई भी चीज जो ऑटोमेटिकली काम करे, सेल्फ कंट्रोल्ड हो, तो ऑटोमेटन में आएगा, ठीक है। अच्छा जी, जैसे आप लोग काफी पुरानी न्यूज़ है ये तो, कि जो है ना बगैर ड्राइवर के कार्स आ चुकी हैं। बगैर ड्राइवर के कार्स जो है ना चलती हैं, तो कार ऑटोमेटिकली चल रही है। कार ऑटोमेटिकली, जो एक ड्राइवर सोचता है वो काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो काम एक मशीन कर रही है। अगली गाड़ी से कितना फासला रखना है, ओवरटेक कैसे करना है, स्पीड ब्रेकर आने वाला है स्लो करना है, ओवरटेक कैसे करना है, पार्किंग कैसे करनी है, कहाँ पे स्पीड बढ़ानी है, कहाँ स्पीड घटानी है, स्पीड लिमिट क्या है, इसको अब ये सारी चीजें अगर मशीन खुद ब खुद कर रही हो तो वो ऑटोमेटिकली कर रही है, तो वो ऑटोमेटा की कैटेगरी में बिल्कुल आता है, ऑटोमेटा की कैटेगरी में आता है। इस तरह और भी हमारी डेली लाइफ में कई एग्जांपल्स हैं जो हम लोग देखते हैं, वो आप ने देखा होगा सेंसर्स वाले जो डोर्स होते हैं, आप करीब जाते हो तो दरवाजा खुल जाता है, दूर जाते हो तो दरवाजा बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स में भी यही चीज है। नॉर्मली वो बंद हो चुकी होती है, क्योंकि जब कोई आ नहीं रहा तो वो क्यों चले, लेकिन जब कोई करीब आता है तो स्टेयर्स चलना शुरू हो जाती हैं। वो किसी को सेंस करती हैं, तो सेंसर जैसे किसी बंदे को सेंस करते हैं तो वो चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, तो ये भी ऑटोमेटा की कैटेगरी में आता है। यहां पे थोड़ा सा इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टेम्परेरी मेमोरी जो हम यूज करते हैं, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑटोमेटा, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स, मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स बनती हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ योर या नेचर ऑफ योर टेम्परेरी मेमोरी। अगर तो कोई टेम्परेरी मेमोरी इन्वॉल्व नहीं है, अगर कोई टेम्परेरी मेमोरी इन्वॉल्व नहीं है, तो हम बात असल में कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की, जहां पे किसी किस्म की टेम्परेरी मेमोरी इन्वॉल्व नहीं होती। कैसे भी हम बात करते हैं इस पे। फिर अगर बात करें हम लोग कि टेम्परेरी मेमोरी स्टैक वाली हो, तो वहां पे स्टैक अगर इन्वॉल्व हो तो वो आएगा पुश डाउन ऑटोमेटा, वो कहलाएगा PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। और अगर आप रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज कर रहे हो तो आपका वही ऑटोमेटा बन जाएगा ट्यूरिंग मशीन, दैट्स इट। ये सारी सेम चीजें हैं, सिर्फ आपने चेंज क्या किया, आपने वेरी क्या किया टेम्परेरी मेमोरी को। ना इस्तेमाल करो तो FA बन जाएगा, उसी FA के साथ स्टैक लगा दो तो PDA बन जाएगा, उसी FA के साथ रैम लगा दो तो ट्यूरिंग मशीन बन जाएगी। अब ये तीनों मशीन्स क्या हैं, इन पे बाकायदा हमारे एक दो चैप्टर्स हैं। कोर्स के एंड पे
जो मेन चीज आप सबसे है वो है ट्यूरिंग मशीन जो आपने सीखनी है। हम सब असल में काम ट्यूरिंग मशीन की तरफ जाने के लिए कर रहे हैं। एफए पढ़ेंगे, हाँ जी, मसले मसाइल, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, चलो स्टैक लगा के देखते हैं, पीडीए बन गया, अच्छा मसला हल हो गया। लेकिन नहीं, यहां मसला आ रहा है, चलो इसकी जगह रैम लगाते हैं, क्या बन गई? ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो ये दिखाने का ये वाली स्लाइड खासतौर पे रुकने का मकसद ये था, शायद आप समझ गए हो भाई, अगर एफए नहीं आता तो कुछ नहीं आता। यानी कि हर चीज इस कोर्स में बड़ी जुड़ी हुई आपस में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखते जाओगे तो ही आगे कर पाओगे, वरना अगर बेसिक नहीं आता होगा, शुरू से नहीं आता होगा, तो आप जो सा मर्जी मॉडल पढ़ लो, मेले मोरे मॉडल पढ़ लो या ट्यूरिंग मशीन पढ़ लो, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कुछ भी पढ़ लो, आप नहीं जो है ना चला पाओगे जब तक आप इन बेसिक चीज़ों को कवर नहीं करोगे। ठीक है, तो ये इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा इसको इलेबोरेट किया उन्होंने। देखें, वही FA बन जाएगा अगर टेम्परेरी मेमोरी नहीं होगी। एलिवेटर, वेंडिंग मशीन्स, एलिवेटर पे आप जाओ तो ये तो नहीं बताती ना कि मैं सुबह से कितनी बार थर्ड फ्लोर पे जा चुकी हूँ। आप कहते हो थर्ड पे जाने, वो आपको ले जाती है। आपको ये तो नहीं बताती कि मेरे से पहले वाले शख्स, मेरे से पहले जो एलिवेटर पे आया, वो कौन से फ्लोर पे आया था और कौन से फ्लोर पे उतरा। क्या ख्याल है? यस सर, ऐसा ही जी है। सर, नहीं बताता, ये सब नहीं बताती। तो ये एग्जांपल है फाइनाइट ऑटोमेटा की। वेंडिंग मशीन भी नहीं बताती। आप गए, आपने 500 का नोट रखा, उससे कहा कि मुझे 2 जो है ना चिप्स के पैकेट दे दो, तो मशीन आपको चिप्स के पैकेट देती है और आपका बकाया चेंज भी आपको देती है करेक्टली। बस इतना सा काम करती है। कोई दूसरा शख्स गया, उसने नोट रखा और कहा कि मुझे फलानी चीज़ दे दो। अब मिसाल के तौर पे उसने 50 का नोट रखा और चीज़ 500 की मांगी, तो वो मशीन उसको रिजेक्ट कर देती है। या उसने 500 का नोट रखा, 100 रुपए की शॉपिंग की, तो एग्जैक्ट 400 रुपए ही उसको वापस करती है। ये काम ऑटोमेटिकली आपकी वेंडिंग मशीन कर रही होती है, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन और विदाउट जो है ना स्टोरिंग प्रीवियस ट्रांजैक्शंस। आपकी वो मशीन ये काम कर रही होती है, आपके एलिवेटर से काम कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिक डोर्स जो होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं, या आपके जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो ये काम कर रहे होते हैं विदाउट कीपिंग द ट्रैक ऑफ प्रीवियस ट्रांजैक्शंस। तो ये सारे के सारे फाइनाइट ऑटोमेटा की कैटेगरी में आते हैं और ये हल्की फुल्की कंप्यूटेशनल पावर रखते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम्स आप FA से सॉल्व नहीं कर सकते। ड्रोन उड़ाना है और ड्रोन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो, FA से नहीं हो सकता। कंपाइलर बनाना है, FA से नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी अपनी लिमिटेशन है। हल्का फुल्का काम ही कर सकता है। हाँ जी, कंपाइलर बनाना है तो आप बनाओगे पुश डाउन ऑटोमेटा की मदद से। क्यों ऐसा होता है कि कीवर्ड गलत लिखो तो एरर आता है? अच्छा, कीवर्ड्स की पहचान कैसे होती है? ये लिखा तो कीवर्ड, ये लिखा तो इसका ये मतलब, ये आपकी डायरेक्टरी है, ये आपका हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर है, अच्छा ये मेन का फंक्शन है, ये ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ हुआ, अच्छा राउंड ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, यहां सेमी कॉलन मिसिंग है। ये तमाम के तमाम एरर मैसेजेस आपको पुश डाउन ऑटोमेटा की वजह से आ रहे होते हैं। ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगी, तमाम चीजें आपके इधर ये स्टेट्स में ये सब कुछ डिफाइंड होता है। ये सब कुछ डिफाइंड, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। ये डिफाइंड नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। कितनी स्टेट्स होंगी? डिफाइंड होगा।
स्टेट्स पे क्या होगा डिफाइंड होगा, एरर आएगा या एग्जीक्यूट होगा या वार्निंग आएगी, ये सब कुछ डिफाइंड होता है। और अगर इसमें आप स्टैक इन्वॉल्व कर लो तो ये वाला ऑटोमेटा कहलाएगा पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा। और सर अगर इसकी इसी एग्जांपल जी जी एग्जांपल क्या है सर इसकी पुश डाउन की? जैसे कंपाइलर की बात करें ना, कंपाइलर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, बड़ी एप्लीकेशन है कि कंपाइलर में आप अपने प्रोग्राम के अंदर देखते हो ना 10 एरर आ गए, 4 एरर आ गए, अच्छा एरर खत्म हो गए, वो एरर्स का नेचर क्या है या एरर है कौन सा, वो तो आपको ऑटोमेटा बता सकता है। ये ट्रांजिशंस जो आपके स्टेट्स हैं ये बता सकती हैं, दैट्स इट। कितने कितने एरर हैं, कितनी वार्निंग्स हैं, किस जगह पे एरर है, ये सब कुछ आपको स्टैक की मदद से पता लगता है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करो तो आपके पास बन गया पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना स्टैक की इन्वॉल्वमेंट से पीडीए बन जाता है। इस पे भी बाकायदा हमारा पूरा एक चैप्टर है, जैसे ऑटोमेटा पे है। एक मिनट, इसी तरह इस पे भी हमारा बाकायदा पूरा एक चैप्टर है, इंशाल्लाह इसको भी डिटेल से देखेंगे। और ट्यूरिंग मशीन पे भी हमारे पास 1 से 2 वीक्स का काम है। ट्यूरिंग मशीन वही ऑटोमेटा है, कुछ नई चीज नहीं है, वही ऑटोमेटा है नहीं, लेकिन आपने अब क्या किया, रैंडम एक्सेस मेमोरी को इन्वॉल्व कर दिया, दैट्स इट। अगर आप रैम को इन्वॉल्व कर लो तो वो वाला ऑटोमेटा ट्यूरिंग मशीन बना देता है। किसी भी एल्गोरिदम को आपने प्रूफ करना है, किसी भी एल्गोरिदम के हवाले से मशीन बनानी है, किसी भी एल्गोरिदम को, आप लोग बड़ा मशहूर एल्गोरिदम है डाइजेस्टर एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने वाला एल्गोरिदम, उसको अगर आपने मॉडल करना है तो आप ट्यूरिंग मशीन में कर सकते हो। सर्चिंग का कोई एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है, कोई भी एल्गो है, एआई का कोई एल्गोरिदम है, वो सारे के सारे एल्गोरिदम्स आप ट्यूरिंग मशीन की मदद से उनका जो है ना करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिजाइन कर सकते हो। सर लास्ट बात समझ नहीं आई, आपकी आवाज चली गई थी बीच में। मैं कह रहा हूं कि कोई भी आपका एल्गोरिदम है, उसको अगर आप फर्दर इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो इंप्लीमेंटेशन से पहले उसका मॉडल डिजाइन करना है, उसकी डिसाइडेबिलिटी डिफाइन करनी है, उसकी वर्किंग डिफाइन करनी है, उसको प्रूफ करना है आपने, तो आप उसको ट्यूरिंग मशीन की मदद से डिफाइन करते हो। ट्यूरिंग मशीन सिर्फ एक आम ऑटोमेटा है, एक आम ऑटोमेटा जिसमें आपने रैंडम एक्सेस मेमोरी को इन्वॉल्व कर लिया बस, तो ये ट्यूरिंग मशीन बन गया है। कोई भी एल्गो आप इसकी मदद से आसानी से प्रूफ कर सकते हो। ट्यूरिंग मशीन बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी जो है ना कहानी है। एक मैथमेटिशियन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। और ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था। इसको मैथमेटिशियन होने के बावजूद आज मॉडर्न कंप्यूटिंग का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटेशन या मॉडर्न कंप्यूटिंग। जितनी भी आजकल ये इजादात हैं उसका क्रेडिट उस शख्स को दिया जाता है, दैट मीन्स कि वो वाकई कोई चीज था, उसने कोई बहुत जो है ना बड़े काम किए हैं। मैथमेटिक्स की फील्ड में इसका बहुत काम है, प्लस कंप्यूटेशन की फील्ड में इसने बहुत ज्यादा काम किया। इवन इसकी ये ट्यूरिंग मशीन एक गेम चेंजर था। ये ट्यूरिंग मशीन इसका एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए जो कितने सालों से प्रॉब्लम्स अटके हुए थे। इसकी इस ट्यूरिंग मशीन के कॉन्सेप्ट की वजह से वो प्रॉब्लम ना सिर्फ सॉल्व हुए बल्कि सॉल्व होने के बाद प्रूफ हुए, और आज हमारे पास जो इतना कुछ मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न इन्वेंशंस हो रही हैं, ये सारी इन्वेंशंस
का क्रेडिट उस ट्यूरिंग मशीन वाले को जाता है, एलन ट्यूरिंग को जाता है, जिसने ऐसी मशीन बनाई जिससे ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गए जो समझे जाते थे कि कभी सॉल्व नहीं होंगे, जो मतलब अरसा दराज से अनसॉल्व थे, उसकी मशीन ने सॉल्व किए। ऐसा मॉडल, ऐसा मेथड इसने प्रेजेंट किया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसने बहुत ज्यादा काम किया। ये 1939 में लंदन में था और फिर उसके बाद ये मैनचेस्टर मूव किया। मैनचेस्टर में इसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया पेश आया। इसके ऊपर पूरी एक मूवी है। हम थोड़ा सा ऑटोमेटा का कोर्स थोड़ा पढ़ लें, आपको ऑटोमेटा वगैरह समझ आने शुरू हो जाएं, तो फिर आपको मैं मूवीज़ की रेफ़र करूँगा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में डब भी हुई है। आप पे, आप जिस मर्जी इसको सुनना चाहते हो तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। 2 घंटे की मूवी है, वो लास्ट में देखिएगा। वहाँ आपको पता लगेगा कि ट्यूरिंग मशीन आखिर कैसे बनी और एलन ट्यूरिंग क्या चीज़ था, क्यों उसको फादर ऑफ कंप्यूटेशन या फादर ऑफ कंप्यूटिंग कहा जाता है आज। ठीक है, तो इस पे हम लोग फिर डिटेल से वहाँ पे भी बात करेंगे। एक क्लास रख लेंगे जिसमें इस मूवी के हवाले से डिस्कशन होगी। इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है। एलन ट्यूरिंग की इन्वेंशंस को अंडरस्टैंड करने से हमें आज की कई मॉडर्न सिनारियों में जो चीज़ें हैं उनकी जो है ना फंक्शनैलिटी समझ आ सकती है। छोटा सा कंपैरिजन, एफए सबसे कम पावर, स्टैक इन्वॉल्व करो तो पीडीए बन गया, बेहतर हो गया। और अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज कर लो तो वो बन गया ट्यूरिंग मशीन, और मुश्किल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो ट्यूरिंग मशीन की मदद से। ये इनकी जो है ना कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है। क्लास यहाँ तक की डिस्कशन में कोई डाउट तो मोस्ट वेलकम। समझ आ सर गया ये सर, 3 बट टाइप्स हैं ऑटोमेटा की। दोबारा पूछेगा सर ये टाइप्स हैं ऑटोमेटा की 3। ये मुख्तलिफ किस्म के ऑटोमेटा हैं, 3 ऑटोमेटा हैं, एफए, पीडीए और ट्यूरिंग मशीन। ये 3 किस्म के ऑटोमेटास हैं। बिल्कुल सर एक वो एलडीए भी होता है ना, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, वो बिल्कुल इसी की कैटेगरी में आगे आएगा। हम जैसे जैसे इनको, अभी ये तो मैंने जनरली बताया आपको। अब एफए में क्या क्या आते हैं वो मैंने अभी नहीं बताया। पीडीए में क्या क्या कैटेगरीज हैं, ट्यूरिंग मशीन किनको सॉल्व करता है किनको नहीं करता, उनकी कौन सी कैटेगरीज हैं, तो वो फिर आगे चैप्टर्स में इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से देखेंगे। सर ये जो एनएफए है, एनडीएफए है, ये एफए में ही आते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल इसी में आते हैं। वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बनाएंगे और कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ इसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। लैंग्वेजेस, इन पे डिस्कशन करने से पहले हल्की फुल्की हमें पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश के अपने कुछ रूल्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट टेंसेस, और इंग्लिश के अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, ए से लेके सी तक, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। और इन अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करो तो एक लेटर बनता है, एक लेटर बनता है। सॉरी, इनको कंबाइन करो तो एक वर्ड बनता है। एक वर्ड, लेटर नहीं बनता, वर्ड बनता है। अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करो तो आपके पास एक वर्ड बनता है। असल में देखें तो एक स्ट्रिंग बनती है। जब आप देखें ए बी सी, ये एक स्ट्रिंग है। इसी तरह एच आई हाई एक स्ट्रिंग है। हमें पता है कि ए बी सी अल्फाबेट्स तो हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग भी है। हम हाई की बात करें तो बिल्कुल इसमें अल्फाबेट्स हैं, करेक्टर्स हैं, ये एक स्ट्रिंग भी है। तो क्या ख्याल है, आप क्या कहोगे, ये जो एच आई हाई मैंने लिखा है ये एक वर्ड है? जी सर वो वर्ड है, बट एबीसी वर्ड नहीं है। बिल्कुल, हाई एक वैलिड और वर्ड इनवैलिड। है, बिल्कुल इंग्लिश लेटर का, इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन एबीसी एक वर्ड नहीं है। एबीसी एक वर्ड नहीं, क्योंकि एबीसी इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है कि ये स्ट्रिंग है, इतना कंफर्म है कि ये स्ट्रिंग है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था आपको
कि आप जितने भी लेटर्स हैं उनको कंबाइन करो तो लाजमी नहीं है कि हमेशा एक वर्ड ही बने। आप XYZ लिखते हो, ये कोई वर्ड तो नहीं है, हाँ ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये इंग्लिश के अल्फाबेट से मिलके बना है, लेकिन इंग्लिश का ये कोई वर्ड नहीं है। अब जरा ये डिस्कशन देख लेते हैं। अल्फाबेट्स वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस पैराग्राफ बनाते हैं, एंड सो ऑन। मगर वही बात अभी मैंने कही कि मैटर ऑफ द फैक्ट इज नॉट ऑल द कलेक्शन ऑफ लेटर्स फॉर्म अ वैलिड वर्ड। सारे लेटर्स का कॉम्बिनेशन एक करेक्ट वर्ड नहीं बनाता। अभी आपने देख भी लिया ABC करेक्ट नहीं है। और इसी तरह सारे वर्ड्स को कंबाइन करो तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक वैलिड सेंटेंस बनाए। आपके सामने ये एग्जांपल्स है 3। ये सेंटेंस जो बने ये करेक्ट सेंटेंसेस नहीं है, इवन दो इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो वर्ड्स करेक्ट हैं, कोई वर्डिंग की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये करेक्ट नहीं है तीनों। इसका क्या मतलब है कि एक चीज का खाली जो है ना लैंग्वेज से बिलोंग करना सफिशिएंट नहीं है। ब्लैक इज कैट द, इसमें कोई वर्ड गलत नहीं है। इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स अगर करेक्ट हो, एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस भी हमेशा करेक्ट हो। द वाटर इज कोल्ड या आई लाइक चॉकलेट्स टू मच, TWO, कोई वर्ड इसमें गलत नहीं है, सारे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी ये जुमला, ये सेंटेंस फिर भी करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स कि कुछ और भी ऐसा होता है जो चीज को करेक्ट, एक सेंटेंस को करेक्ट या इनकरेक्ट बनाता है। तो वो बेसिकली उस लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। क्या ख्याल है? वो उस लैंग्वेज के, सर ये लैंग्वेजेस क्यों पढ़ा रहे हैं? हम लैंग्वेज पढ़ेंगे। देखे ना, अब सिस्टम है आपका, सिस्टम को आपने इनपुट तो देनी है ना, सिस्टम को इनपुट तो देनी है, तो आखिर वो कोई इनपुट तो एक्सेप्ट करेगा, तो वो इनपुट किसी ना किसी लैंग्वेज में होगी ना। हमने उसको उस लैंग्वेज के लिए ट्रेन करना है, हमने यस सर, उसको ठीक। उस लैंग्वेज के लिए ट्रेन करना है। तो इसलिए हम पहले लैंग्वेज क्या होती है, करेक्ट कौन सी होती है, करेक्ट कौन सी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा ट्रेन करना होगा ताकि वो सर ये फिर सारी चीजें लैंग्वेज वगैरह FA में आ जाती है ना, फाइनाइट में? हम उसी तरफ लेके जाएंगे इसको, और FA बनेगा तो ये कोर्स चलेगा आगे। अभी PDA भी क्या था, FA था, फाइनाइट ऑटोमेटा। ट्यूरिंग मशीन भी आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो बेसिकली हम FA ही बनाने जा रहे हैं, ये सारा कोर्स इसी के गिर्द है। तो उसको बनाने के लिए हमें लैंग्वेजेस तो बतानी है, उसे एक्सप्लेन करनी है। ठीक हो गया? इसका मतलब है यस सर। सेंटेंसेस वैलिडेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डिफाइंड रूल्स। दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में हम सेमेंटिक मीनिंग्स वगैरह देखते हैं, और फॉर्मल में उनका स्ट्रक्चर वगैरह यानी कि सिंटैक्टिक देखते हैं, सेंटेक्स वाइज देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं। जबकि इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में हम लोग उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सेंटेक्स पे इतना ध्यान हमारा नहीं होता। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, नेक्स्ट देखें। जैसे इनफॉर्मल लैंग्वेजेस, आपकी नेचुरल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इनफॉर्मल होती है, बिल्कुल। हमारा जो ब्रेन है वो जो है ना इवन इनवैलिड सेंटेंसेस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है। कई बार कोई जो है ना मेरी तरह की इंग्लिश बोल रहा होता है और उल्टी सीधी इंग्लिश बोल, लेकिन हमें बात समझ आ रही होती। क्यों? कि हम उस चीज को समझते हैं कि अगला कहना क्या चाह रहा है। वो ग्रामेटिकली मिस्टेक करता भी है, टेंसेस में गलती करता भी है, लेकिन फिर भी हम उसकी बात समझ पा रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में डील कर रहे होते हैं।
मतलब वो सेंटेक्स वाइज करेक्ट है भी या नहीं, हमें बात समझ आ रही होती है। हम सब क्रिकेट बड़े शौक से देखते थे, इंजमाम जो है ना जब आता था एंड मैच की प्रेजेंटेशन में या टॉस पे या सरफराज आता है, ठीक है, या कभी कभी बाबर को अगर इंग्लिश बोलना पड़े, उमर अकमल भी सर आते हैं। उमर अकमल तो द लेजेंड, तो या मीरा, तो हमें उनकी बात समझ आ रही होती है क्योंकि हम उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, या वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ठीक है। जब इंतजाम कहता रहा यस द बॉयज प्लेड वेल और इस तरह ये वो, हमें बात समझ आ रही है कि वो मैच के बारे में कर रहे हैं, हमें उसका बैकग्राउंड पता होता था। दैट मीन्स कि हम इनवैलिड सेंटेंसेस को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद स्ट्रक्चर नहीं, हमारा मकसद मतलब को समझना होता है, ठीक है। इसमें एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करना मेन जो है ना टारगेट होता है। देखें, हम कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, बैकग्राउंड के मुताबिक चीज को समझते हैं और हम एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करते हैं बैकग्राउंड की मदद से, और हम एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज से। हम देखते हैं ना, कोई बात कर रहे हैं तो कितना कॉन्फिडेंट है, या वो जो है ना पजल किया हुआ है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो नर्वस तो नहीं लग रहा। हम ये तमाम चीजें ऐड ऑन करते हैं उसकी बात अंडरस्टैंड करने में, दूसरे बंदे की बात समझने में। हम ये तमाम फैक्टर्स ऐड करते हैं और फिर हमें बात क्लियर होती है। हम सिर्फ अल्फाज पे नहीं जाते। तो ये तो आपके इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में हो सकता है। बात समझ आ रही है? क्योंकि इंसान के अंदर इंटेलिजेंस मौजूद है ना, इंसान के अंदर समझने की सलाहियत मौजूद है, हमारी सिक्स सेंसेस भी होती हैं और हम चीज को इंटरप्रेट भी कर लेते हैं कि आपके कहने का मतलब क्या है, कोई सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, ठीक है। ये काम इंसान कर सकता है। इसी तरह देखें, मुख्तलिफ हमारे पास इंग्लिश के, उर्दू के इडियम्स होते हैं। जैसे एक बड़ा मशहूर इडियम है, पिछली क्लास में भी कह रहा था कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब हम जब भी इसको सुनते हैं तो हम ये नहीं कहते कि जी कोई नाच रहा है और वहां पर आंगन टेढ़ा है तो उसकी बात हो रही है, सहन टेढ़ा है तो वहां पे टेढ़े सहन पे नाचने की बात हो रही है, हम ये तो नहीं कहते ना। हमें मतलब समझ आता है कि नहीं नहीं, यहाँ बात वही हो रही है कि भाई काम खुद करना नहीं, खुद जो है ना बहाने बनाना बस, कि मैं कर नहीं सकता, एक्सक्यूजेस तलाश करना। हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, और भी मुख्तलिफ मुहावरे हैं। अब देखें, वो डायरेक्टली इससे ताल्लुक नहीं रखता, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा बहाने बनाने से डायरेक्टली मतलब नहीं रखता, लेकिन हमें इसका बैकग्राउंड क्योंकि पता है तो हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं। बात मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या इस तरह की नेचर वाली लैंग्वेजेस, क्या इस तरह की लैंग्वेज के लिए आप मशीन को ट्रेन कर सकते हो? नो सर। मसला होगा ना? जी सर, नहीं कर सकते। क्या ख्याल है, क्या लिमिटेशन समझते हो कि क्यों नहीं कर पा रहे हम? सर ये इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस होती है, हम जो है एक्सप्रेशन से, जेस्चर से बात को समझ जाते हैं। और अब जैसे आपने नाच ना, क्या अभी आइडियम बोला है मुझे भूल गया सर। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा सर, वही। सर अब हम ये एग्जैक्टली वर्ड्स पे तो नहीं जा रहे, हम इस वर्ड की वो जो मकसद है उन पे जा रहे हैं, या फीलिंग्स पे जा रहे हैं कि एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो सर ये मशीन के पास तो नहीं होती इस एबिलिटी। सो इस वजह से सर वो डायरेक्टली फॉर्मल वर्ड जो डायरेक्टली लिखा होगा, एग्जैक्ट लिखा होगा, वो उसी को समझेगी मशीन। अब समझ आ रहा है आप लोगों को कि हम लोग क्यों आखिर ये कहानी सारी पढ़ रहे थे इनफॉर्मल की, कि हम ये इस बात पे आ रहे थे कि मशीन्स को इनफॉर्मल लैंग्वेजेस के लिए ट्रेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो एक मतलब 100% पॉसिबल नहीं है।
हम फॉर्चुनेटली ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ मशीन्स को इस पर भी ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्टिल हम कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में लाखों तरह की, करोड़ों किस्म की जुबानें हैं, और करोड़ों जुबानों के अंदर कितनी ग्रामर है, क्या उनका सेंटेक्स है, क्या उनके अल्फाबेट्स हैं, क्या उनके करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, और मतलब बहुत सारा डिटेल्स हैं जिसके लिए आपको मशीन को ट्रेन करना पड़ेगा। मशीन को ट्रेन भी कर लिया सबके लिए, फॉर एग्जाम्पल, तो इमोशन वाइज कैसे ट्रेन करोगे? फेशियल एक्सप्रेशन और जो है ना बॉडी लैंग्वेज और इस तरह की कॉन्टेक्स्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग कहाँ से लाओगे? ये मसला। और फिर एक और मसला, चलो जी सारे सॉल्व कर लिए, लेकिन कई वर्ड्स ऐसे होते हैं इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे लाइक, ठीक है, इसके मतलब है, लाइट का मतलब है, मैंने लाइट बोला है, ऐसे पता हल्के की बात करूं या लाइट की बात, रोशनी की बात करूं? लाइक अगर मैंने बोला है तो मैं मिसाल दे रहा हूं या पसंद की बात कर रहा हूं? तो कई वर्ड्स के कई मीनिंग्स होते हैं फिर, तो वो उस वक्त उस लफ्ज का क्या मतलब है, ये मशीन के लिए अंडरस्टैंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए हम इनफॉर्मल लैंग्वेजेस की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उसमें एम्बिग्विटीज होती हैं और हम उसको ह्यूमन बीइंग्स उन एम्बिग्विटीज को अप टू ग्रेट एक्सटेंट, अब देखें ये भी तो नहीं है कि इंसान की बात मुकम्मल तौर पे समझ जाता है। हम एक दूसरे को धोखा भी तो देते हैं कि मैं कुछ और कह रहा हूँ, अगला बंदा कुछ और समझ रहा है, या अक्सर हम कहते नहीं आप मेरा गलत मतलब ले रहे हो मेरी बात का। तो ये इंटरप्रिटेशन ह्यूमन बीइंग भी कई बार गलत कर जाते हैं, तो मशीन्स के लिए तो फिर और मुश्किल है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप ऐसी मशीन बनाओ, मशीन से कम्युनिकेट तो करना है कि जिसमें एम्बिग्विटीज ना हो। अच्छा कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, इनकरेक्ट और एम्बिगुअस इनपुट्स अगर होंगी तो मशीन फेल कर जाएगी, यानी कि इनको इग्नोर करो। अगर कोई रिकवरी या इनपुट करेक्शंस करानी है तो हाँ किसी हद तक करा सकते हैं हम लोग, लेकिन वो भी लिमिटेड होती हैं। अगर हम लोग इसकी इनफॉर्मल पे ही बात करें तो हम उसकी करेक्शन किसी हद तक करा सकते हैं, लेकिन क्लियरली नहीं करा सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रिसाइज किस्म की लैंग्वेज हो, क्लियर कट किस्म की लैंग्वेज हो, और यूनिवर्सली डिफाइंड लैंग्वेज हो। ऐसा नहीं कि कहीं पर मतलब कुछ और है, कहीं पर मतलब कुछ और है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, प्रिसाइज हो बड़ी, और एक्सप्लिसिट हो। शायद आपको एक बात समझ आ रही हो कि क्यों मशीन लैंग्वेज ही को सिलेक्ट किया गया फॉर द मशीन टू डायरेक्टली अंडरस्टैंड। क्यों हमारी लैंग्वेज उसके लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं बनाई गई, या क्यों सी लैंग्वेज है जावा वगैरह उसके लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं बनाई गई? क्या ख्याल है, कोई आंसर मिल रहा है आप लोगों को अब? सर क्योंकि मशीन लैंग्वेज बाइनरी डिजिट्स को अंडरस्टैंड करती है, बाइनरी को अंडरस्टैंड करती है, और लिमिटेड सी वोकैबुलरी है इसकी। सर लिमिटेड उसका ना एक्चुअल में उसका सर हर वर्ड का एग्जैक्ट मतलब है सर, 0 1 0 जो भी है सर वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट उसका वही मतलब है सर। मशीन लैंग्वेज जिसको वो एग्जैक्टली समझ सकती है तभी सर वो सर बाइनरी लैंग्वेज को बिल्कुल। और साथ ये देखें ना कि जो अल्फाबेट्स हैं, जी जी सर जी असल में बात ये है ना, वो इसलिए मशीन को हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मशीन लैंग्वेज को जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी भी मशीन्स है तमाम की एक ही लैंग्वेज है 0 1। इस वजह से जैसे ह्यूमंस जो है वो एक लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर्स की भी एक ही लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। अगर हर कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती तो फिर हम अलग अलग लैंग्वेजेस करते, या रीजन के हिसाब से चेंज करते, जैसे इंग्लिश के लिए अलग रीजन है, उर्दू के लिए अलग रीजन है। लेकिन जो मशीन है वो चाहे पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो या किसी जगह पे भी बनता हो, उसकी यही एक लैंग्वेज है। इसीलिए हम मशीन लैंग्वेज जो है उसको प्रेफर करते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं। मतलब एक ही लैंग्वेज है, इस बिना पर हम जो है उसी में काम करते हैं। अगर कोई और लैंग्वेज सर होती इस तो चीज फिर हम और लैंग्वेजेस भी करते। सर इसमें एक चीज ऐड करूंगा मैं
जी सर जिस तरह हमारी इंग्लिश मदर टंग बनाई गई है सर, वो मदर लैंग्वेज जो है इंग्लिश है हमारी, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं बट बेस हमारी क्या है कि मतलब एक अगर कॉमन हमने बात करनी है तो इंग्लिश पे वो सब आ जाते हैं सर। इसी तरह हमारे पास वो जावा और C++, ETC डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, बट सर वो कंपाइल होके मशीन लैंग्वेज में ही हमेशा चेंज होती हैं जो हर कंप्यूटर की है। तो सर ये सम अप होती है वहाँ। बिल्कुल, इसमें इन सारी सारी डिस्कशन में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सारे। इसमें देखें, एक तो यूनिवर्सल डेफिनेशन बनाने के लिए मशीन लैंग्वेज बनाई गई है, बिल्कुल मशीन में उसको समझाते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज है, बिल्कुल बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्कुल। एक और बात जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि इसकी जो वोकेबलरी है ना, जो आपकी बनेगी मशीन लैंग्वेज की मदद से, वो सिर्फ दो अल्फ़ाबेट्स पे कंसिस्ट करेगी, 0 और 1। यानी कि हर लेटर में 0 1 के अलावा तीसरा कोई लेटर नहीं आ सकता। हाँ, 0 1 1 1 1 आ सकता है, 0 0 0 0 1 आ सकता है, लेकिन 0 और 1 के अलावा कोई और नहीं आ सकता अल्फ़ाबेट। दैट मीन्स के इसके लिए कंप्यूट करना काफ़ी फास्ट हो जाएगा फिर। इसलिए हमने मशीन्स को इस तरह बनाया कि वो मशीन लैंग्वेज ही समझें, क्या, ताकि वो फौरन फौरन एग्जीक्यूशन हो। ठीक है, तो बिल्कुल यूनिवर्सली एक्सेप्ट कराने के लिए हमने इसको कराया। हर तरह की मशीन हर जगह में इसी तरह से चलेगी, बिल्कुल 0 और 1 पे कंसिस्ट करती है, बिल्कुल। और इसको कॉमन बनाने के लिए हमने किया कि आप ऑन अपर लेवल जिस तरह मर्जी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, मगर मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल सिर्फ हमने बनाया मशीन लैंग्वेज को, ताकि हर तरह की मशीन्स के ऊपर वो कोड एग्जीक्यूट कर सके। कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अपने पास नोट्स लाजमी जो है ना करते रहिएगा, नोट्स लाजमी बनाए, ताकि आपको जो है ना हेल्प हो बाद में। कई बातें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखी होंगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। आपकी मशीन से आपने कम्युनिकेट करना है, तो आपने लैंग्वेज को फॉर्मल बनाना है, टू द पॉइंट बनाना है, प्रिसाइज बनाना है और एक्सेप्टेबल बनाना है। तो आप इन तीन बातों पे आप क्या करते हो? सबसे पहले लेक्सिकल लेक्सिकल एनालिसिस। इसमें क्या करते हो? आप डिफाइन करते हो कौन से वर्ड्स, या उनको यूनिट्स भी कहते हैं, वैलिड है और कौन से वैलिड नहीं है। अब देखें, आप वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल बनाने के जो रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन होंगे वो लेक्सिकल में डिफाइन होंगे। ये वर्ड्स मेरी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी, ये वर्ड्स मेरे कंपाइलर में जो है ना एक्सेप्ट होंगे, ये वर्ड्स इनका ये मीनिंग है। आप लेक्सिकल एनालिसिस में उनको डिफाइन करते हो, ठीक है। सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस में उनको डिफाइन करते हो, फिर आप सर ये रिपीट सिंटैक्स, कर दें। हाँ, आप सबसे पहले से लैंग्वेज की बात करते हो, आप लैंग्वेज में ये वाले वर्ड्स करेक्ट हैं ये डिफाइन करते हो। इंट, इसका ये मतलब है, अच्छा, इंट ए आपका एक करेक्ट वेरिएबल है, इंट इंट आपका करेक्ट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कीवर्ड्स को रिडिफाइन नहीं किया जा सकता। इस तरह एक लैंग्वेज में कौन कौन से, अब इंग्लिश की बात करें, गुड बाय, हेलो, आई एम गोइंग टू स्कूल, या आई एम स्लीपिंग, ये इसमें जो मैंने सेंटेंस बोले हैं, सेंटेंसेस में जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, वो सारे वर्ड्स करेक्ट हैं क्योंकि वो इंग्लिश से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टेज पे करेक्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं ये डिफाइन करते हैं, करेक्ट ओके सर। वर्ड्स कौन कौन से ये डिफाइन करते हैं। सेकंड पे हम वो सिंटैक्टिक, हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि आखिर किन रूल्स के मुताबिक वो यूनिट्स या वो वर्ड्स जब कंबाइन होंगे तो एक वैलिड सेंटेंस बनाएंगे, किन रूल्स के मुताबिक वो वर्ड्स जब करेक्ट कंबाइन होंगे तो करेक्ट होंगे। जैसे आपने पास्ट टेंस की बात करनी है, प्रेजेंट की बात करनी है, फ्यूचर की बात करनी है, तो आप इंग्लिश के टेंसेस को ज़हन में रखते हुए वर्ड्स बनाते हो। ही हैज गॉन टू स्लीप, ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि ये
इंग्लिश के टेंसेस के मुताबिक करेक्ट है। ही शेल गॉन टू स्लीप, शेल भी मैंने ठीक बोला है, लेकिन ये जुमला करेक्ट नहीं है। सारे जो वर्ड्स मैंने बोले हैं वो तो करेक्ट हैं। ही शेल गॉन टू स्लीप, सारे के सारे वर्ड्स इंग्लिश के हैं, लेकिन सिंटैक्टिकली, स्ट्रक्चरली, रूल्स के मुताबिक ये जो मैंने वर्ड्स कंबाइन किए हैं ये करेक्ट सेंटेंस नहीं बना रहे। तो सेकंड स्टेज पे आप उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो, ठीक है, कि किन स्ट्रक्चर के मुताबिक वो सेंटेंसेस करेक्ट हैं या करेक्ट नहीं है। और लास्ट सेमेंटिक, मीनिंग वाइज, इंटरप्रिटेशन वाइज, ठीक है, आप कॉन्टेक्स्ट वाइज चीजों को डिफाइन करते हो। यहां पे मसला वही है कि एम्बिग्युइटी आ जाती है। कॉन्टेक्स्ट को 100% ट्रेस आउट करना इतना आसान नहीं होता, बट स्टिल आप जो है ना सेमेंटिक को अप टू सम एक्सटेंट आप इसको मैप करते हो अपने सिस्टम्स के अंदर, अपने मशीन्स के अंदर इसको मैप करते हो, ताकि जो है ना आप चीज़ों के सेमेंटिक्स, मीनिंग्स को प्रॉपरली डिफाइन कर सको। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन जिस हद तक किया जा सकता है उस हद तक आप इसे करते हो, ठीक है। सर इसकी क्या एग्जांपल है? इसकी एग्जांपल, जैसे आप कंपाइलर में जो है ना कोड जब लिख रहे होते हो तो कोड के हवाले से कोड की फाइल का नाम, आप वीबी में काम किया तो वीबी जब चलाते हो, मैसेज बॉक्स का कैप्शन अगर आपको याद हो तो हमसे पूछे बिना फाइल का नाम रख लेता है वो। आप जब कोड चलाते थे और मैसेज बॉक्स चलाते हो तो उस मैसेज बॉक्स का एक कैप्शन सेट होता है, वो हमसे पूछे बिना उस फाइल का नाम ऑटोमेटिकली रख लेता है। तो उसने समझ लिया कि ये मैसेज बॉक्स किस फाइल से बिलोंग करता है, तो उसने उसका ऑटोमेटिकली नाम पिक कर लिया। तो किसी हद तक बैकग्राउंड को या सर्कमस्टांसिस को जो है ना या कॉन्टेक्स्ट को उसने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। सर ये चीज सही समझ नहीं आई। इस पे मजीद बात कर लेते हैं। इस पे इससे मुराद ये है कि आप मशीन्स को अप टू सम एक्सटेंट इतना ट्रेन करने की कोशिश करो कि कोई भी चीज़, उसका बैकग्राउंड, कोई भी प्रोग्राम जो चल रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो चल रही है, उसका अप टू सम एक्सटेंट आप बैकग्राउंड, वो किससे बिलोंग कर रही है, वो किस एप्लीकेशन से बिलोंग कर रही है, ये कंप्यूटेशन कहाँ जाके स्टोर करनी है, किसके साथ कंपेयर करना है, तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर सके, कंपैरिजंस आसानी से कर सके, या प्रीवियसली कंप्यूटेड चीज़ को जो है ना उसके साथ कंपेयर करना है या ऐड करना है या जो भी इस पे एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो उसके साथ जाके इन्वॉल्व हो सके। वो बातें सेमेंटिक में हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ये कैसे करते हैं हम आगे जाके करेंगे। सर मैं वही कह रहा था सर, ये चीजें सारी कोडिंग से ही होंगी ना सर, कि तो हर एक्सटेंट से हम उसको जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो भी हमने चीज या वो पुराना कोई भी कुछ आया, तो सर इसमें ट्रेनिंग क्या होगी? सारा कोड से होता है ये तो। कोड से होता है, लेकिन कोड बिल्कुल कोड से होता है, लेकिन वो कोड चलता कैसे है, वो कोड, उसको कोड बनाया किसने, अब कोड भी तो डिफाइन हुआ होगा ना, उसको डिफाइन किसने किया, वो तरीका कार डिफाइन कैसे हुआ, वो चीज आपकी इस कैटेगरी में आती है। कोडिंग भी तो डिफाइन की गई ना, बनाने वालों ने, लैंग्वेज के डेवलपर्स ने। जी सर। वो वाली चीज ये है असल में, उसका बैकग्राउंड ये है। ठीक है सर, हो गया। तो फिर अब ये सारी बातें करते करते हम लोग फॉर्मल लैंग्वेजेस की तरफ आ गए, कि फॉर्मल से मुराद facts that all the rules of the language are clearly stated in terms of what string or symbol can occur, कौन सा occur symbol कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, कोई ambiguity ना हो और यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल हो। जो भी हमने सारी डिस्कशन की थी वहीं से सारी बात आई है।
मशीन को इंटरप्रेट करने दो एक इनपुट को हमेशा, मींस के इनपुट आए, अगर एक इनपुट है लेट सपोज ए, उस पे अगर वो बिहेव कर रहा है और आउटपुट दे रहा है बी, तो हमेशा ए पे बी ही आउटपुट आए, ए पे हमेशा बी ही आउटपुट आए। ठीक है, तो ये मशीन ये काम करे। और अगर कहीं पर जो है ना एम्बिग्विटी आ रही है, तो उसकी वजह से वो क्रैश ना करे, यानी कि आप एम्बिग्विटी को अप टू सम एक्सटेंट मैनेज करो। पहली बात, एम्बिग्विटी आने ही ना दो, आप एम्बिग्विटी आने ही ना दो। अगर एम्बिग्विटी आ जाए तो उसको थोड़ा हैंडल करो और क्लियरली आप जो है ना, जो इनवैलिड किस्म की इनपुट है या जो है ना कौन सी इनपुट होती है जो अलाउड नहीं है जो इनपुट, वो इनपुट क्लियरली आप स्टेट करो, ये इनपुट सिर्फ और सिर्फ अलाउड है, दैट्स इट, बाकी अलाउड नहीं है। जिससे क्या होगा, सिस्टम में आप काफी हद तक एम्बिग्विटी को सॉल्व कर जाओगे। लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस को आप डिफाइन करो, एक्सेप्शंस को आप डिफाइन करो ताकि वहां सिस्टम में एम्बिग्विटी ना रहे। ठीक है, ये काम है आपके फॉर्मल लैंग्वेजेस का, जिसके लिए कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट जहां से करेंगे मैं आपको बताता हूं। मैं चाहूंगा कि मैं यहां से स्टार्ट करूं, ये फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट लैंग्वेजेस। मैं शुरू में रिवर्स क्या होता है, स्ट्रिंग लेंथ क्या होती है, ये तो खैर बहुत बेसिक बातें, वैलिड इनवैलिड ये चले मैं आपको करा दूंगा, वैलिड इनवैलिड बता दूंगा आपको। वर्ड्स क्या होते हैं ये 2 लाइनें ये देख के आइएगा, हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। स्ट्रिंग्स और अल्फाबेट और लैंग्वेज, बिल्कुल शुरू में जब मैंने लैंग्वेज स्टार्ट की थी, मैं दिखा देता हूँ आपको, जहां हमने लैंग्वेज यहाँ पे जो डिस्कशन की थी, ये सारी वो डिस्कशन है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, जो क्वेश्चंस हो नोट डाउन करें, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, जी जी। ये टर्न